और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है गेस्ट जुड़ गए हैं। आलोक वत्स जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। इसके अलावा सोफिया खान है, नेता टीएमसी से। और हाजी नाजिम खान है हमारे साथ, प्रवक्ता पीस पार्टी से। सबसे पहले सोफिया जी, आपके पास आना चाहूंगी। ये सवाल हमने उठाए हैं कि जो बयान दिए गए हैं आपके मंत्री की तरफ से, आपकी पार्टी की मंत्री की तरफ से, क्या सोचकर दिए गए हैं? नमस्कार आप सभी को। जी नमस्कार। देखिए, जी हाँ, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगी कि फिरहाद हकीम ने ऐसी कोई बात नहीं की जिसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई विवाद खड़ा किया जाए। मैं उसको सबसे पहले मैं ग्राउंड रिपोर्ट बताना चाहूंगी। देखिए, आज जी यूट्यूब और सोशल मीडिया का जमाना है जहां पर क्लिपिंग को काट काट के डाला जाता है। आगे और पीछे की बातें जो हैं और वो किस तरीके के माहौल में बोला गया है उसको आजकल जो है वो हाइड कर दिया जाता है, ये हम सब जानते हैं। जी वो एक पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, आप पता लगा सकती हैं। वो एक एजुकेशनल प्रोग्राम था, कोलकाता म्युनिसिपैलिटी का, एक सोफिया जी, कॉरपोरेशन पहले का बताइए, एक। आपने बयान सुना है? हाँ, आपने वो है, बयान सुनिए, सुना मैं आ है? रही हूँ, मैं आ रही हूँ, हाँ मैं आ रही हूँ। जी देखिए, वो एक एजुकेशनल प्रोग्राम था। तो फिरहाद हकीम ने माइनॉरिटीज, स्पेशली मुस्लिम जो पिछड़े वर्ग हैं, हम जानते हैं कि एजुकेशन की कमी है मुस्लिम बच्चों में, तो वहां पर जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो ज्यादातर एक स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और उनको वो इस तरीके की बातें कर रहे थे। आप बार बार देखिए, उसमें लिखा हुआ है, हम अपने तालीम से वो बार बार ये बात कह रहे हैं, तालीम मतलब एडुकेशन, हम अपने एडुकेशन से देखिए, वहां पे ये उनके कहने का ये मतलब था कि माइनॉरिटी, हम देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जो मुसलमान है, जो माइनॉरिटीज हैं, वो अपने ही देश में इनसिक्योर फील करते हैं। वो क्यों करते हैं, देखिए, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन करते हैं ये, इससे हम दो राय इसमें नहीं है। इनसिक्योरिटी लेकिन फील करते आज हैं तो जरा बांग्लादेश देख लीजिए, वहां क्या हाल है। अब पाकिस्तान देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए। अगर हिंदुस्तान में इतनी तकलीफ है तो सब जगह के रास्ते खुले हुए हैं जाने के रास्ते। जिसको तकलीफ हो रही है वो जा सकता है। सोफिया जी, आपने सुना है क्या बयान? लगता है हमसे उनका संपर्क जो है वो नहीं हो पाया है। दोबारा से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आलोक जी आप बताइए, आप इसे कैसे देखते हैं? यहाँ पर जो है, आप इस बयान को कैसे देखते हैं कि एक तरफ कहा जा रहा है यहाँ पर कि हम पश्चिम बंगाल में 33% हैं, पूरे हिंदुस्तान में 17% है, और अगर भगवान मतलब अल्लाह की तालीम पर हम चलेंगे तो हम जो है बहुमत में आ जाएंगे। कैंडल लाइट मार्च हमको अपनी आवाज उठाने के लिए नहीं करना पड़ेगा। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं तबला वादक जाकिर हुसैन जी की मृत्यु पर अपना शोक प्रकट करता हूँ। वो देश के एक अद्वितीय तबला वादक थे। जी आज भारत ने एक रत्न खो दिया है। और अब आता हूँ जिस बात को आपने जिक्र किया है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ममता जी वोट बटोरने के लिए अल्पसंख्यकों का, उसमें चाहे बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, उनको बटोर कर वो राजनीति करने की जो अपनी पुरानी कोशिश है उसको बरकरार रख रही हैं। उसी क्रम में उनके इस मंत्री ने इस बयान को आगे बढ़ाया है। जी गजवाए हिंद का सपना जो देख रहे हैं लोग, जी उसमें एक ये भी सपना है कि अपनी आबादी को जितना हो सके बढ़ा दो। जी और सेंसेक्स दर सेंसेक्स ये देखने को मिल रहा है जी कि हिंदुओं के मुकाबले अल्पसंख्यक, खासकर मुसलमान की तादाद बढ़ती चली जा रही है। तो ये थियर पॉलिटिक्स है। इसमें वोट बटोरने पॉलिटिक्स के अलावा और कुछ नहीं है। जी चलिए, उसी को आगे यहाँ पर बढ़ाकर हमारे साथ हाजी साहब भी हैं। हाजी साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सोफिया जी कह रही हैं कि वो एजुकेशनल प्रोग्राम था। एजुकेशनल प्रोग्राम में आंकड़े बताए जा रहे हैं मुसलमानों के कि पश्चिम बंगाल में कितने हैं, देश में कितने हैं, और हमको कैंडल मार्च करने की जरूरत नहीं है। मतलब मोमबत्ती हाथ में लेकर हमें अपने आवाज को उठाने के लिए मोमबत्ती की जरूरत नहीं है। तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, लोकतंत्र के अंदर मोमबत्ती उठाकर ही जो है अपनी आवाज कही जाती है। अगर मोमबत्ती नहीं होगी तो फिर क्या होगा हाथ में? ने देखिए, सोफिया जी को एक बात कही थी, मुझे उस पर बड़ी आपत्ति हुई थी। देखिए, पहले मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराता हूँ। आपत्ति दर्ज कराने से पहले मैं जो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का जो इंतकाल हुआ है, वो उसके लिए मेरे बड़े हमें संवेदना है, हमें बड़ा दुख है, क्योंकि भारत में एक
रतन खो दिया। अल्लाह और जाकिर हुसैन साहब को जन्नत नसीब करे। हाँ, अब मैं अब आ जाता हूँ अपनी आपत्ति पर, जो मुझे आपत्ति हुई जिस वक्त पे आपने कहा कि पाकिस्तान का रास्ता खुला है, अफगानिस्तान का रास्ता खुला है, बांग्लादेश देश का रास्ता हम लोगों के लिए खुला। तो भाई हम क्यों चले जाए? ये मुल्क हमने बाई चॉइस चुना है, बाई चांस नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मुल्क जो है हमारा, हमारे बाप दादा का। और देखिए, हम अपने बाप दादा के मुल्क के अंदर अपने हिंदू भाइयों को साथ लेकर रहते हैं। ये बहुत बड़ा गंगा जमनी तहजीब का एक माहौल है जो दिखता है। जब और देखिए, देश मैंने बट अपने रहा था बाप तब कहाँ गई थी ये गंगा जमुना तहजीब? कहाँ गई थी गंगा जमुना तहजीब के नाम पर? जो मारकाट हुई थी, पाकिस्तान बना था, तब कहाँ ये तहजीब गई थी? जब ट्रेन के अंदर लाशें भर भर के आई थी काट काट के, तब ये तहजीब जो थी वो कहाँ थी? दोनों तरफ से ये हुआ था। हाँ, देखिए, जो आपने कहा कि पार्टीशन में जिस तरीके का दोनों तरफ से जो क्योंकि वो धर्म के आधार पर ही बंटवारा सुन हुआ था ना, उसको हाँ, आप ये नहीं कह सकते वो बाई चॉइस और बाई जो भी आप कह रहे हैं। तो हाँ जी मोहतरमा, आप बात तो सुन लीजिए। देखिए, मुझे आपके बातों से मुझे अबुल कलाम आजाद साहब की बात याद आ जाती है, जो कहते हैं कि भारत के मुसलमानों कि भारत के बेहतर मुस्तकबिल के फैसले बिना आप लोगों के नहीं हो सकते, तो आप यहाँ भारत के अंदर रुक जाइए। तो देखिए, हम लोगों ने बाई चॉइस से इस मुल्क को चुना और हमारे बगैर इस मुल्क के बेहतर फैसले नहीं हो सकते। ये हाजी नाजिम खान को बताने की जरूरत नहीं है। और रही बात ये जो पाकिस्तान और भारत के अंदर जो पार्टीशन हुआ था, जब यहाँ के और वहाँ के लोग मरे थे, उनका हम लोगों को बड़ा दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए था और भविष्य के अंदर ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। और रही बात ये कि जिस तरीके से अभी आपने कहा कि बंगाल की बात करिए, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब मोहन भागवत जी अगर अपना बयान में ये कह देते हैं कि अब जरूरत है कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की, तो आपने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। तो देखिए, जब मोहन भागवत जी कह सकते हैं भारत के अंदर संविधान है और संविधान के अंदर हर किसी को अपना जब आप लोग कह सकते हैं, जब ये मंत्री बोल रहे हैं, तो ये कि मतलब अपनी हमको बहुमत में आना है, अल्लाह की जो तालीम है उसके हिसाब से हमें बहुमत में आना है, कैंडल मार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो जब इस तरह के बयानों पर भी तो आपत्ति होगी, आप उस पर आपत्ति जता रहे हैं, कोई और किसी और बयान पर जो है आपत्ति जता रहा है। हाँ, सुन लीजिए, देखिए, हम लोगों की आबादी कितनी है? 20%। और देखिए, 80-20 का हमेशा भारत के अंदर एक नारा दिया जाता है। अभी आपने देखा होगा, पिछले कुछ समय पहले भारत की जनसंख्या चीन को भी पीछे छोड़ चुकी थी। हमारे भारत की जनसंख्या चीन से ज्यादा थी। अब लेकिन ये बता दीजिए, जब चीन से ज्यादा भारत की जनसंख्या होने के बावजूद फिर मोहन भागवत जी का बयान आता है कि हिंदू बहनों के लिए कि भी आप 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए ताकि देश को मजबूताई मिल सकते। इसलिए मोहन भागवत जी ने ऐसा बयान किया था। लेकिन जिस तरीके से अब टीएमसी के मंत्री ने अगर इस तरीके का बयान किया, तो दोनों बयान हम लोगों के लिए लगभग बराबर है। दोनों ने इसकी आबादी बढ़ाने वाली बात कही है। और रही बात है कि अब उन्होंने कहा कि अल्लाह देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि आज भारत का मुसलमान पढ़ा लिखा है और देखिए वो जानता है कि उसके आबादी बढ़ाने की जरूरत क्या है। इंस्टेड ऑफ आबादी बढ़ाने के, जो लोग हैं उनकी पढ़ाई लिखाई, उनको आगे बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ रमेश जी भी जुड़ गए हैं, रमेश वत्स जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। रमेश जी, आप थोड़ा देर में जुड़े हैं, आप बताइए कि अगर हम जिस तरीके से अगर हम बात करें, वेस्ट बंगाल के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनके बयान आते हैं। अगर आपको याद होगा, 1-2 दिन पहले ये भी आया था बयान कि बाबरी मस्जिद वेस्ट बंगाल में बनेगी और उसके लिए पैसा भी जो है टीएमसी के नेता देंगे। 1 करोड़ का जो है वो उन्होंने कहा था कि वो देंगे। इस तरह का बयान सामने आया था। इन सब बयानों को कैसे देखते हैं? उसके बाद ममता बनर्जी का बयान आया था कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम सर झुकाकर नहीं रहेगा, सर उठाकर रहेगा। इसे कैसे देखते हैं? किस तरह की राजनीति इस वक्त पश्चिम बंगाल में चल रही है? रमनीश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? सोफिया जी, आप क्या कहेंगी? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इस बात को तरोड़ मरोड़ के बयान किया जा रहा है, जबकि वो एक एजुकेशनल प्रोग्राम था और उस एजुकेशन के लिए एनकरेज करने के लिए उन्होंने कहा। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे पैदा करो, उन्होंने ये नहीं कहा कि
आबादी बढ़ाओ, आप बच्चे पैदा आबादी करो, आबादी आप कैसे बढ़ेगी नहीं, बिना बच्चे ऐसा इस पैदा तरीके किए? का नहीं आबादी, नहीं। जी जी, उन्होंने कहीं भी इस बात को जिक्र नहीं किया जिस तरीके से आप लोग पेश कर रहे हैं, मीडिया वाले पेश कर रहे हैं या हम तो पेश नहीं अपोजिशन कर बोल रहे, रही हम है। तो कोई तोड़ मरोड़ नहीं रहे, आप लोग जैसी जी आपने उनकी देखिए, उनकी बाइट देखिए सुनी बातों को आपने। तरोड़ मरोड़ कर बोलना ये तो आपका काम है, चलिए कोई बात नहीं है, आप हमारा कोई पत्रकार हमने कह कुछ सकते नहीं हैं। बोला, हमने लेकिन सुनवा बात दिया। है अगर कि आपको ऑपोजिशन भी आपत्ति कह रही है है, तो मैं अपनी टीम से ऑपोजिशन ने कहूंगी बस एक बार एक फिर से क्लिप बाइट प्ले पकड़ करके लिया, सुना देंगे लेकिन आपको, उन्होंने हमने किस कुछ नहीं लिए कहा अपनी कहा, तरफ से। किस मकसद से कहा वो आप लोग उजागर नहीं करेंगे। उन्होंने नहीं कहा अल्लाह की तालीम, उन्होंने कहा एडुकेशन, जो दुनियावी तालीम है, आप एडुकेटेड होइए। उन्होंने एनकरेज किया, उत्साहित किया, ताकि जो मुसलमान है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो लोग मुसलमान नहीं, उसमें सब माइनॉरिटीज आते हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं जिसमें सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध सब लोग आते हैं, उनको उन्होंने प्रेरित किया। वो यहाँ के मेयर है, ऑनरेबल मेयर है, उन्होंने प्रेरित किया कि आप लोग एडुकेशन पाइए। ये और कभी टीएमसी भी के जो आपको ये एमएलए है, महसूस नहीं टीएमसी होगा के कि आप टीएमसी के किसी से एमएलए है कम हैं। हिमायू कबीर, नहीं, टीएमसी बात के सुनिए, जो हम एमएलए किसी है अगर मैं हिमायू किसी कबीर, देखिए, उन्होंने कहा मैं कि किसी वेस्ट को बंगाल बोलूंगी, में बाबरी लोग मस्जिद बोलोगे कि बना हम किसी देंगे। से कम नहीं है, नहीं नहीं, एक क्योंकि मिनट हमें एक ये मिनट एक दिखाया मिनट जा एक रहा मिनट है कि सुनिए आप सोफिया जी, माइनॉरिटी हो, तो इसमें आपको एक बात दब और के जोड़ रही रहना हूँ ना, होगा। एक बात और जोड़ देखिए, रही हूँ, एक हम बात और जोड़ रही हूँ, एक माइनॉरिटीज मिनट हैं, सुनिए अगर आप। माइनॉरिटी को दब के अपने ही देश में कोई रहना नहीं पड़े दबा तो रहा, जाहिर सी कोई बात नहीं है दबा रहा, कि दबते हमारे कोई जो कैसे? मंत्री हैं, पश्चिम बंगाल हमारे की जो टीएमसी के माइनॉरिटी लोग हैं, है, वो पश्चिम हमेशा इस बंगाल बात के पे ध्यान माइनॉरिटी देते से हैं पूछिए कि यहाँ दबना पर क्या होता शिक्षा, है। शिक्षा पश्चिम के वजह बंगाल से के लोग जो है माइनॉरिटीज के लिए यहाँ आवाज पर उठाइए। उनको किसी भी तरीके से पिछड़े वर्ग के मैं ना वही समझे। कह रही हूँ, पश्चिम यहाँ बंगाल पर के हमारे मंत्री माइनॉरिटीज ने से पूछिए वहां लोगों क्या को हो रहा है, एजुकेशन वहां पाने सर के लिए उठाना और उत्साहित दबाना किया। क्या होता है। पश्चिम बंगाल के माइनॉरिटीज से पूछिए सोफिया जी, सर उठाना, झुकाना और कटवाना क्या होता है। अब मैं देखिए, आपको अगर एक और, पश्चिम बंगाल में किसी भी तरीके की समस्याएं होती तो हाल में ही, बाकी चुनाव की तो मैं बात ही नहीं करूंगी, हाल में ही आरजी कर मुद्दे, संदेश खाली के मुद्दे के बाद भी 6 की 6 सीट तृणमूल कांग्रेस ने जीती। वो इससे तो वो प्रमाण नहीं हो थे। जाता है कि आप जितना भी चिल्लाइए, शाहजहां भाजपा शेख, जितना भी शाहजहां चिल्लाए, शेख, लेकिन शाहजहां लोग शेख सिर्फ जैसे तृणमूल लोग तो वहां कांग्रेस पे को चप्पे चाहती चप्पे है, पर बैठे क्योंकि हुए हैं, तो तृणमूल कैसे कांग्रेस टीएमसी नहीं यहाँ निकालती? पर एक सेक्युलर पार्टी है जो हिंदू को शाहजहां भी शेख देखती है, जैसे मुसलमान लोग को भी चप्पे देखती है, चप्पे जिसमें पर कोई पश्चिम भेदभाव नहीं बंगाल में करती। बैठे तो और सीटें कैसे बंगाल नहीं के लोगों निकलती? को धर्म के ऊपर आप शेख राजनीति नहीं शाहजहां को चाहिए। भूल गई हैं कि याद दिलाऊं? शेख शाहजहां, संदेश खाली, शेख वही शाहजहां, तो मैं कह आपको रही याद हूँ, है? वही तो मैं कह रही हूँ। आप लोगों ने और अपोजिशन ने बहुत चिल्लाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लोकसभा में हमने जीता और उपचुनाव भी हमने जीता। इससे प्रमाण हो जाता है कि सारी झूठी कहानियां थी। झूठी कहानियां तो वहां पर क्या कुछ होता है माइनॉरिटीज के साथ सोफिया जी, सबको पता है। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ आप उसको एक बार और सुनिए। टीएमसी के एमएलए हैं हिमायू कबीर, उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद बनेगी वेस्ट बंगाल में, इसकी जरूरत क्या? जब सुप्रीम कोर्ट ने अलॉट कर दिया है, वहां बोल दिया है कि कहां पर बनेगी, फिर उनको क्या जरूरत पड़ी है पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की? देखिए, वो उनके अपने बयान हैं, ऐसा नहीं है कि वो टीएमसी के स्पोक पर्सन बन के उन्होंने इस तरीके के बयानात दिए हैं। तो जो लोग भी अपना बयान देते हैं उनका जवाबदेही भी वही देंगे। और दूसरी बात है कि अच्छा, भाजपा अच्छा, के लोग तो धर्म के अच्छा, नाम पर अच्छा, आए दिन कुछ ना कुछ जी, बोलते जी, जी। रहते हैं, तब तो आपके मुंह पे ताला लग जाता है। भाजपा के लोग आए दिन राम मंदिर के नाम पर भड़काते हैं, मंदिर मस्जिद, अभी संभल में जो कुछ हुआ उसको लेकर तो आप कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई भी मुसलमान, खासकर कोई ऐसा नेता जो मुसलमान हो, वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हो, जस्ट बिकॉज हुमायूं कबीर एक मुसलमान नेता है, वो तृणमूल करते हैं या बीजेपी करते हैं वो छोड़ तो जब दीजिए, मुसलमान लेकिन वो मुसलमान की मुसलमान बात नेता करेगा इसे तो टारगेट हिंदू किया जा हिंदू रहा की है। बात करेगा, उन्होंने ये सिंपल तो सा नहीं कहा फंडा कि हम है। लोग, जी 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 मंदिर सोफिया को जी, तोड़कर सीधी सी बाबरी बात है, मस्जिद मुसलमान बनाएंगे। मुसलमान की बात देखिए, करेगा तो मैं हिंदू उनके हिंदू की विवाद- बात मैं करेगा उनके ना, बयान को- अपनी मैं बात उनके तो बयान को रखनी support पड़ेगी, नहीं करनी कर रही पड़ेगी। हूँ। मैं एक मिनट, किसी भी बयान को, मैं किसी भी धर्म वाले रमनीश बयान जी, को कभी रमनीश support जी, नहीं करती। रमनीश जी, लेकिन आपको अगर आवाज मिल उन्होंने रही ये है कहा जी? भी है, एक सेकंड तो सोफिया जी उन्होंने रुकिए, आप रुकिए, एक सेकंड रुकिए। राजनीतिक विश्लेषक है रमनीश जी, रमनीश वत्स जी, आपको आवाज आ रही है? आप भी डिबेट सुन रहे हैं, किस तरीके से पश्चिम बंगाल में कहीं बाबरी मस्जिद बन रही है, कहीं कहा जा रहा है कि आबादी बढ़ाइए, और उसके बाद वो हमें कैंडल मार्च निकालने की, मोमबत्ती हाथ में लेकर के जो है प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मोमबत्ती की जगह हाथ में क्या लेके चलेंगे? पूजा, मुझे लगता है ये कहना उचित होगा कि एकमात्र हमारा देश भारत, जो कि सेकुलर कंट्री है जी, और यहाँ पे जो सबसे बहुसंख्यक खास करके हिंदू, आप देखिए कि उसको खतरा किससे है? खतरा उन्हीं से हो सकता है जो कि खतरा पैदा करना चाहते हैं और खतरा पैदा करते हैं, चाहे वो हिंसा के माध्यम से हो, दंगा के माध्यम से हो, चाहे अराजकता के माध्यम से हो। ये एक्शन के रूप में भी होता है और एक
भाषाई जो हिंसा होती है उसके माध्यम से, जैसा कि इनके अभी हाल में जो मैं बताऊं कि एक जो बंगाल के जो खास करके फिरहाद हकीम जैसे नेता हों, इसके पहले आप देखेंगे तो मुर्शिदाबाद है, उनके विधायक ने कहा था कि हमारी 70% आबादी है यहाँ पे और बाकी जो बची हुई जो आबादी है हिंदू, उसको हम गंगा नदी में बहा देंगे। तो इस तरह की जो बातें, भड़काऊ जो भाषण जिसको हम कहते हैं, चाहे बंगाल के मंत्री के माध्यम से हो, चाहे भड़काऊ भाईजान ओवैसी के माध्यम से हो, अकबरुद्दीन ओवैसी के माध्यम से हो, यह हमारा देश वाकई में हम जब जब कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम इनको गले लगाने का काम करते हैं, लेकिन खंजर भोंकने का जो काम है हमेशा से ये करते आए हैं। और इस तरह के जो भड़काऊ मंत्री हैं, मुझे लगता है इन लोगों की कोई भी जगह नहीं हो सकती। ये लोग पाकिस्तान परस्त हैं और मुझे लगता है इनको भी पाकिस्तान भेजने में ही भलाई है, क्योंकि यहाँ पे रह करके ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या करते हैं। आप देखिए, खास करके देखा जाए तो बंगाल में ही आपने देखा कि एक किस तरह से जो है शाहजहां शेख को पालने का काम किया बंगाल की ममता दीदी, मुख्यमंत्री वहां की, जो बलात्कारी है, उसको किसने पोषण किया, किसने पल्लवित किया। तो इस तरह के नेता जो आज एक फिरहाद हकीम की बात नहीं है, ऐसे कई नेता हैं जो हमेशा बरबोलेपन का शिकार बनते हैं। आम जनता जी, वो दृश्य तो मुझे अभी भी याद है कि जब पश्चिम बंगाल की पुलिस ने शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया था तो उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि तुम मेरे को पकड़ के नहीं लाए हो, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, उसकी लैंग्वेज ऐसी थी, बॉडी लैंग्वेज। उसके बाद जब कानून का शिकंजा कसा, उसके बाद सारी हेगड़ी निकली थी। अर्थ तो यही है ना जी, इसका अर्थ यही है कि इसको कोई न कोई पोषण करता है ना, कोई न कोई प्रश्रय देता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, अखिलेश भैया को देख लीजिए, किस तरह से दंगाइयों को ये प्रश्रय देते थे। आज भी आप संभल की घटना से आप देखिए कि वहां पे मंदिर है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आज बंगाल की हालत आप देखिए ना, बंगाल में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्या मुसलमान को शरण दिया जाता है। वहां पे आधार कार्ड बनाया जाता है, वहां पे वोटर आईडी कार्ड बनाया जाता है, वहां पे राशन कार्ड बनाया जाता है। उसको कौन आखिर प्रश्रय दे रहा है? यही ममता दीदी दे रही है, मंत्री दे रहे हैं। आज बहुसंख्यक आबादी है तो ये देश हमारा सेकुलर है, वरना ये इनकी आबादी जिस दिन बढ़ गई, आप देखिएगा किस तरह से इन्होंने बांग्लादेश का जो हाल किया है, अफगानिस्तान का जो हाल किया है, म्यांमार का जो हाल किया है, जो आप देखिए कि पाकिस्तान में आप देखिए किस तरह से हिंदू पीड़ित है। बांग्लादेश में हर एक दिन आप देखिए जो हिंदू हैं वहां पे मारे जाते हैं, काटे जाते हैं। आप देखिए उनकी संख्या 24% से 4% मात्र रह गया है बांग्लादेश में हिंदू। तो ये जहां जहां मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है, ये वहां पे सबसे पहली बात है, ये हिंदू को तो अपना मानते ही नहीं है, ये तो कहते हैं ये काफिर है, और काफिर के नाम पे उनको आप देखिए टारगेट बनाते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं। जी, जितना आप महिलाएं हिंदुओं के साथ बलात्कार, नहीं, आप भी बोलिए आज जी, आप ही के पास आ रही थी आजी साहब कि अगर हम बात करें मतगणना की बात जो है, मतगणना की बात जी, कहीं से भी पीड़ित नहीं। रमनीश जी ने मतगणना की बात उठाई है। पश्चिम बंगाल में 2011 की मतगणना के अनुसार 23.4% जो थे मुसलमान थे, और अगर बात करूं प्रतिशत के हिसाब से तो देश में पश्चिम बंगाल जो है तीसरे नंबर पर आता है मुस्लिम आबादी के हिसाब से। तो ऐसे में तो लगता है कि जो मुस्लिम आबादियों से कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार रोल निभाना चाहिए, लेकिन इंस्टेड ऑफ जिम्मेदार रोल इस तरह के बयान जो है हाजी साहब आपको लगता है कि देने चाहिए? हाँ पूजा जी, देखिए मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ रमनीश भाई से कि इन्हें मुस्लिमों से परेशानी है या मुस्लिम आबादी से? देखिए बहुत बड़ा सवाल है। और रही बात ये कि मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भारत की आबादी ने चाइना को पीछे छोड़ दिया था जनसंख्या के आधार पे, तो बताइए भारत में मुसलमानों की आबादी कितनी? 20%, हिंदू भाइयों की आबादी 80%। तो इसका मतलब यह है कि भारत की जनसंख्या बढ़ाने में हिंदू भाइयों का बड़ा अहम योगदान रहा है, तभी तो हमने चाइना को पछाड़ दिया। अरे मुस्लिम समाज की आबादी कहाँ है, काउंट करके देख लीजिए। लेकिन रमनीश भाई को तो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल नजर आता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से रमनीश भाई का बड़ा आनंद आता है। और हम ये कहना चाहते हैं मोहन भागवत जी को आज क्या जरूरत पड़ गई थी कहने कि 2 बच्चे से ज्यादा आप कीजिए, क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वो जानते हैं कि भारत के अंदर आबादी के आंकड़े कम है। क्योंकि आने वाले वक्त में भारत, एक सर्वे रिपोर्ट में बताया गया था कि
कि आने वाले वक्त में भारत के अंदर पुरुष की जो काउंटिंग है वो कम हो जाएगी, ऐसा एक सर्वे के रिपोर्ट में कहा गया था। और भाई बता दीजिए, अगर हमारे अपने एक मुस्लिम भाई ने अगर ये कहती है कि अगर आबादी बढ़ा दी जाए ये अल्लाह की तरफ से बात है, तो बताइए मोहन भागवत जी भी तो इसी बात को कह रहे हैं। अब दोनों के बयानों में तो कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भारत का जो मुसलमान है पढ़ा लिखा है, वो चाहता है कि सिर्फ उसके 1 या 2 बच्चे रहे, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला सके, ताकि वो देश के भागदौड़ संभाल सके, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभा सके, और देश को जो हमारे विश्व गुरु बनने के कगार पर उसको आगे ले जाकर विश्व गुरु बना सके। लेकिन भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज है कि भारत के अंदर एक तो मुसलमानों को टारगेट पे कर रखा है, और भारत के अंदर मुसलमानों की धार्मिक स्थलों को टारगेट पे कर रखा है। लेकिन अगर पूजा जी अगर ये कही जाए मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को टारगेट कर रखा है, ये कहां से आ गया? हाँ। यहाँ तो जो खोदा जा रहा है वहां शिव निकल रहे हैं, वहां हनुमान निकल रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब जी पूजा जी खोदा तो सोमनाथ के मंदिर को भी था, वहां कौन से वो निकला? वहां तो देखिए बुद्ध के वो निकले अवशेष। तो देखिए जहां जहां मंदिर है वहां जाहिर सी बात है, अगर उनका सर्वे हो जाएगा तो बुद्ध के कितने मंदिरों को, यानी 84,000 ऐसा उनको तोड़कर मंदिर उनके ऊपर विस्थापित करेंगे। क्या हम लोगों को बताने की जरूरत है? रिकॉर्ड है जो बताते हैं। और रही बात ये कि मैंने जो के लिए भी संविधान के तहत प्राप्त करना चाहता है, बुद्ध और की ये लोग खास करके जो है हम लोग भी तो मानते हैं भारत बुद्ध की धरती है, तो भाई बुद्ध की धरती का सर्वे करवाइए। एक मिनट आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी आप सुन रहे हैं कि 10 सेकंड और मुझे करने दीजिए। जी हाँ जी खत्म कीजिए जल्दी से, जल्दी अभी कहिए। आपने देखिए संभल के अंदर जो मंदिर मिला है उसका भी आपने जिक्र करा, तो मैं आपको बता दूं जो 46 साल पुराना मंदिर था वो उस पे किसी भी मुसलमान का कब्जा नहीं था। वहीं के रहने वाले जिनके पास जिम्मेदारी थी हिंदू भाई, वही ताला लगा के गए थे। आज भी जब मंदिर खुला तो वो मंदिर यथायथ ऐसा ही था, उसमें कोई सी मुसलमान का कब्जा नहीं था, कोई भी मुसलमान वहां नमाज अदा नहीं करते थे। और जिस तरीके से वहां सफाई हुई वहां मंदिर को दिखाया गया। जी चलिए आलोक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आलोक जी देखिए पूजा जी इसमें नाजिम भाई भी शायद मेरा साथ देंगे, अगर साफ गोई से हमारे साथ हैं। नाजिम भाई एक बहुत प्रखर वक्ता हैं, हमारे पुराने मित्र हैं जी। कि मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे बहुत से मंदिरों के अंदर घुसकर मस्जिद का निर्माण करवाया। आप जब उस बिल्डिंग को देखेंगी, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे आगरा हो, आपको लगेगा कि एक बड़ी सी बिल्डिंग के किसी कोने में कोई आदमी घुसकर अपना आशियाना बना दिया है। और मुस्लिम लोग आक्रामक थे, आक्रांता थे, लेकिन हिंदू समाज बहुसंख्यक होने के बावजूद पूजा जी सहिष्णु है। हम कोर्ट का सहारा लेते हैं, हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे का सहारा लेते हैं, हम उनके द्वारा ये स्थापित कराना चाहते हैं कि यहाँ पर सही चीज क्या थी। 1953 में आलोक भाई एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि मुगल आक्रांता यहाँ पर आए, उन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई, आप लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि मुगल काल के अंदर जो मंदिर तोड़े गए थे भाई उनका जिक्र तो कर दीजिए, लेकिन आप चित्रकूट का जिक्र नहीं करेंगे जहाँ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बालाजी मंदिर को 13 एकड़ जमीन दी थी मंदिर बनाने के लिए। और रही बात यह कि जो अभी आपने एक बात है मुगल, मुझे लगता है कि हमें मंदिर मस्जिद की बजाय थोड़ा पश्चिम बंगाल पर ध्यान दे लेना चाहिए कि वो आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, वहां से बांग्लादेश से जो है वहां से जी इन्होंने मेरी बात पूजा जी देखिए मैं तो देखिए अब मुझे बोलने दीजिए। आलोक जी को स्क्रीन पर लीजिए। थोड़ा देर आप प्लीज थोड़ा शांत रहिए। जी आलोक जी जल्दी करिए। मुस्लिम जिस तरीके से रोहिंगा और मुस्लिम बांग्लादेश से जो लोग आए हैं, जिस तरीके से तोफिया खान जी के रेजिम में उनको प्रश्रय दिया जा रहा है, उनके वोटर कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनको पैन कार्ड, उनको आधार कार्ड बना के दिया जा रहा है, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति ममता जी कर रही है, जो देश हित में अहितकारी है। जी सोफिया जी जी उन्होंने लेटर वो राइट करेंगी कि उन्होंने देशद्रोही काम किया है। सोफिया जी हम उन लोगों को चिन्हित कर वापस करने की
बात कर रहे हैं। सोफिया वो जी, इन जी लोगों जी, को आलोक जी, सोफिया जी के पास आऊंगी, सोफिया जी से। जी जी हाँ, जी, कहिए। आलोक जी, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बंगाल में जितने ज्यादा जो भी सरकारी जो स्कीमें हैं वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो हिंदुओं के लिए भी है। यहाँ पर हिंदू वोट ज्यादा है, तो अगर अगर यहाँ पर ममता बनर्जी बार बार जीत रही हैं, बहुमत के साथ जीत रही हैं, तो ये प्रमाण होता है कि हिंदू यहाँ पर खुश हैं। हिंदू यहाँ पर जो वोट दे रहे हैं, वो चुनाव ये कर रहे हैं, वो तो आपकी हिंदू गलतफहमी वोट है। कर रहे हैं ना। आप तो हमारे वहाँ की 30 आवाम को प्रतिशत डरा के रखा वोट से हुआ है। बहुमत के साथ आपने ममता उनको बनर्जी डरा जीत के रही रखा हुआ है। है। तो ये साफ जाहिर है कि हिंदुओं आप के कैसे साथ कह यहाँ सकते हैं पे सोफिया जी, कोई संदेश खाली को आप भूल गई हैं क्या? संदेश खाली को आप भूल गई हैं क्या? एक महिला होने के नाते आप भूल गई हैं कि वहाँ महिलाओं के साथ क्या हुआ है? यूनेस्को से पूजा जी बोल रहे हैं, बताइए दुर्गा पूजा को यूनेस्को ये से स्वीकृति मिली है। इसी हिंदू भाइयों के दुर्गा पूजा को यूनेस्को से स्वीकृति मिली है। आज ममता बनर्जी यूनेस्को से सर्टिफिकेट चाहिए किसको? यूनेस्को से सर्टिफिकेट चाहिए किसको? सोफिया जी, सोफिया जी, हमारे देश का मामला है, हमको यूनेस्को से सर्टिफिकेट चाहिए क्यों? एक बयान को पकड़कर आप लोग उसको रगड़ते रहिए। बंगाल की जनता, हिंदू मुसलमान खुश है ममता बनर्जी से। जब तक ममता बनर्जी जीवित है, यहाँ पर कोई उन्हें टस से मस नहीं कर सकता। आप लोग चिल्लाते रहिए। जी रमनीश जी, आप मुझे एक चीज बताइए, जो वहां पर रमनीश जी का ऑडियो दीजिएगा प्लीज। एक रमनीश ने जी जो का ऑडियो किया, नहीं आ रहा। क्या आप उसको सही मानती हैं? जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं का प्रताड़ना किया। रमनीश जी, आपका ऑडियो नहीं मिल रहा है। रमनीश जी के पास आऊंगी। रमनीश जी, आप कहिए, थोड़ा आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी हाँ पूजा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ गई जी, कहिए। हाँ पूजा जी, मैंने कहा फिरहाद हकीम के बात को बकवास माना जाए, इसका मतलब, या इंडोर्स नहीं करती है टीएमसी पार्टी, तो इस तरह के बयान इनके प्रवक्ता के माध्यम से आना चाहिए। शोषण हो रहा है, तो ममता कहाँ पर महिलाएं खुद सुरक्षित कहना नहीं है, चाहिए, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। रही बात जैसे बंगाल की नेता आर्टिकल को हम मैटर को जेल में लेकर अगर आप बात डालेंगे। करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो गलत हुआ। हम किसी भी अरे, नेता ने ममता बनर्जी खुद सामने आ सोफिया गए। जी, सोफिया जी, एक सेकंड, मैं सोफिया जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। सोफिया जी की बात का जवाब देना चाहूंगी, जो महिलाओं पे बात कह रही है। आप क्या उस डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर की मौत भूल गई है जब दुर्गा पूजा का खुद महिलाओं ने विरोध कर दिया? एक सेकंड, सबका ऑडियो बंद कीजिए। सोफिया जी से बात करनी है मुझे। एक सेकंड, सोफिया जी, आप महिलाओं की बात कर रही हैं, तो मैं उस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की बात भी आपको बता देती हूं कि दुर्गा पूजा का महिलाओं ने ही अपोज किया था। वहां पर जो महिलाएं हैं, दुर्गा पूजा में हिस्सा लेती हैं, एक सेकंड, उन्होंने ही अपोज किया था कि जिस महिला को यहाँ पर न्याय नहीं मिल रहा है तो दुर्गा पूजा सेलिब्रेट नहीं होगी। आप किसी भी हिंदू भाइयों से पूछ लीजिए, इस बार दुर्गा पूजा की जो भीड़ थी, हर एक रिकॉर्ड तोड़ दिया उस भीड़ ने। अरे किसी को कोई समस्या नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये तो फितौर की बात है, फितौर की बात है कि एक लड़की मारी जाती है, और आपको कहते हैं कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद खड़े थे, हम लोग खुद इस प्रोटेस्ट में, प्रदर्शन में खड़े थे, हमने खुद प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर के प्रदर्शन की है कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के हिसाब से इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने एक बिल भी पास किया जिसमें ये भी मांग हुआ है कि 15 उस दौरान क्या क्या हुआ था जी, उस दौरान क्या क्या हुआ था सबको अच्छी तरह पता है। रमनीश जी, आपको भी घटना याद होगी अच्छी तरीके से। घर्षण होता है, रेप होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये पूरे देश की बात है। एक सेकंड सोफिया जी, आप सुनिए, थोड़ा सुनिए। बंगाल को सोफिया जी, थोड़ा सुनिए, आप दूसरों को भी सुन लीजिए। आप महिलाओं की बात कर रही हैं, ममता बनर्जी महिला है, तो जो ट्रेनी डॉक्टर का जब हत्या हुई थी उसके बाद क्या हुआ था, वो घटनाक्रम आपको याद है? जरा रमनीश जी आप बताएंगे एक बार, क्योंकि मेरे ऊपर तो आरोप लगा देंगे ये। जी जी, इस तरह की घटना पूजा जी पूरे देश को हिला के रख दिया। एक महिला डॉक्टर ट्रेनी, उसके साथ क्रूर बलात्कार हुआ, उसके बाद आप बताइए कितने दिन तक आप सीबीआई जब जांच करने के लिए आती है, जब सीआईडी की टीम आती है वहां पे, किस तरह से आप देखें कि उनके साथ उनको दौड़ा के भगाया गया वहां पे जांच करने के लिए। मणिपुर में क्या हुआ था? आए थे क्या आप राजनीतिक विश्लेषक बन के? उसके बाद का प्रवक्ता है, वो तो समझ में आ रहा है कि आप भले पॉलिटिकल एनालिस्ट बन के आए हैं, लेकिन वो तो प्रवक्ता भाजपा के। कितनी बार आपने बात की महिला पहलवानों की जो महीनों भर चीखती रही? कितनी बार आपने बिल्किस बानो के रेपिस्ट की बात की? पालन करते हैं आप लोग, उसी बलात्कारियों की आंदोलन करते हैं। बिल्किस बानो क्या महिला नहीं थी? क्योंकि वो एक मुसलमान थी, इसलिए उस महिला का कोई सम्मान नहीं है। और मैं एक और बात जिन्होंने बलात्कार किया, जिन्होंने उनका मर्डर किया,
मानता है। आज देखिए मुसलमानों का संतान पे प्रतिशत जो है वहाँ पे मुसलमान है। मिजोरम में 3% हिंदू, 90% ईसाई है। वहाँ पे नागालैंड में 8% हिंदू, 90% ईसाई है। मेघालय में 11% तो समस्याएं मुसलमान से वो समझ में आ रहा है। कश्मीर में चलिए हाजी साहब आप क्या कहेंगे इस पर? आप भी सुन रहे हैं, महिलाओं की बात उठी है। पश्चिम बंगाल में महिलाएं कितनी सेफ हैं, किस तरह से महिलाओं ने जो है संदेश खाली के अंदर जो है उनके साथ हुआ, वो अपना जो दुखद एक्सपीरियंस था, जो उनका पेन था, दर्द था, वो उन्होंने कैमरे के सामने बताया। वहां पे जो महिला आयोग की टीम गई उसको बताया, सबने दिखाया। संदेश खाली से पहले नोई खाली की भी बात कर लें तो पश्चिम बंगाल में कोई ये नया नहीं था। हाँ पूजा जी, देखिए पश्चिम बंगाल की नहीं, मैं पूरे भारत की बात करूंगा। देखिए मुझे भारत के इसलिए बात करनी पड़ी है क्योंकि मुझे जंतर मंतर पे पहलवान बेटियों का भी दर्द नजर आता है, लेकिन शायद ना तो रमनीश भाई को नजर आएगा ना हमारे आलोक भाई को नजर आएगा। तो देखिए आप बात करते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल की, तो देखिए मुझे देखिए उन्नाव की बेटी याद आ जाती है। एक सेकंड रमनीश जी, जरा हाजी साहब की बात सुन लेते हैं, आपके पास फिर आती है। जी हाजी साहब कहिए। हाँ पूजा जी, देखिए हाजी नाजिम को उन्नाव की बेटी भी याद आ जाती है। और देखिए सबसे दिल दहलाने वाली घटना हाथरस की बेटी भी याद आ जाती है। तो बेटी होती है, पूरे भारत की बेटियों की रक्षा होनी चाहिए। तो ममता बनर्जी अपने राज्य में बेटियों के साथ खराब करने वाले, उनको सताने वाले, उनका रेप करने वाले, उन पर अत्याचार करने वालों को कैसे सपोर्ट कर सकती हैं, ये बता दीजिए मुझे। शेख शाहजहां की आप बॉडी लैंग्वेज भूल गए कि उसका भी जो है मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाऊं। हाँ पूजा जी, देखिए आप शेख साहब की बात करें या किसी की भी बात करें, देखिए हम लोग बात करेंगे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। देखिए हम चाहते हैं कि भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर महिला सुरक्षित होनी चाहिए। अगर पूजा जी भी अगर रात के अंधेरे में चल रही है तो पूजा जी भी सुरक्षित होनी चाहिए। मैं सुरक्षित हूँ, मैं यूपी में हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं यूपी में हूँ। तो इसका मतलब कि मैं बंगाल में हूँ, मैं कलकत्ता में हूँ, सुरक्षित हूँ। एनसीटीआरटी की रिपोर्ट के हिसाब से 3 साल से जी। एक सेकंड, आलोक जी कुछ कह रहे हैं। आलोक जी पूजा जी अभी जी चलिए हाजी साहब कहिए, आप कहिए। एक मिनट आलोक जी आपके पास आती हूँ। हाजी साहब हाँ, अभी आपने कहा आप यूपी में इसलिए सुरक्षित है, तो मैं कहता हूँ यूपी में हाथरस की बेटी भी तो थी, वो तो सुरक्षित नहीं थे। उन्नाव की बेटी भी थी, वो भी सुरक्षित नहीं थे। तो आखिर बेटियां सुरक्षित होंगी कैसे? हम ये कहते हैं कि अभी हमारी ये पॉलिटिकल विल पावर की बात भी तो होती है। अब ममता बनर्जी की बात कर लीजिए ना। ममता बनर्जी यहाँ पर हाथरस की बात करे, चाहे किसी भी जगह की बात करे, जिसने जो किया उसने वो भुगता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल की सरकार को क्या हो जाता है? यहाँ पर जो है रोहिंग्याओं की बात कर लीजिए, रोहिंग्या जो है आ रहे हैं और जो बांग्लादेश से आ रहे हैं इन्फिल्ट्रेटर, जो जी देश के अंदर जो है वो जवाब तो होम मिनिस्टर को देना चाहिए। अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो होम मिनिस्टर जवाब देंगे। तो जब हाँ सुन लीजिए, अभी आपने रोहिंग्या की बात करी, तो देखिए हमारे आलोक भाई है, मेरे परम मित्र है और हमेशा मेरे साथ टीवी चैनल पर डिबेट पर रहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने आलोक भाई से पूछना चाहता हूँ कि 2014 से लेकर 2024 तक का आंकड़ा बता दीजिए, कितने रोहिंग्या भारत के अंदर आए? अगर आए तो किस बेस पे आए? इसका मतलब अगर आए हैं 2014 से 2024 के बीच में, तो इसका मतलब यह है कि भाजपा सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि रोहिंग्या 2014 से 2024 के बीच में आए कहां से? तो देखिए मैं आलोक भाई से ये सवाल जरूर करूंगा कि आखिर रोहिंग्या को भारत के अंदर लाने का माहौल कौन क्रिएट कर रहा है? 2014 से 2024 तक के ये आंकड़े बता दे। जी आलोक जी, रोहिंग्याओं की जब तक आप जो है हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर उनको बैठाएंगे नहीं, उनको सहूलियतें नहीं देंगे, तब तक वो कहां से रहेंगे? पश्चिम बंगाल सरकार तो कहती है कि यहाँ पर जो है किसी भी के साथ भी, मुसलमान के साथ कोई सर झुका के नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। रोहिंग्या वो है जिनको म्यांमार तक नहीं रखता है, जहां के वो रहने वाले हैं, जहां के वो लोग हैं। म्यांमार ने तो कानून पास कर दिया कि इनको किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। और यहाँ रोहिंग्याओं की बात करें तो यहाँ पर रोहिंग्या रह भी रहे हैं और उनके पास भारत के आईडी भी बन रहे हैं। तो लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, ये सब चीजें जो हैं, जो इलीगल तरीके से इलीगल चीजें चल रही हैं, उसको कंट्रोल करना तो राज्य सरकार का काम होता है। आलोक जी, ये राज्य सरकार का काम होता है, लेकिन राज्य सरकार फेल की है इसमें पूजा जी। तो अब सेंटर इसमें सख्त कानून कार्रवाई करेगा और इनको हम डिपोर्ट करेंगे। और मैं संदेश खाली की बात कर रहा हूं, जहां पर सोफिया जी को मुझे जवाब देना होगा कि वहां जो सेक्स टॉर्चर हो रहा था,
जिसको महिलाओं ने टीवी पे आके कहा, चैनलों पे आके कहा, उस पर क्या कार्रवाई की ममता जी ने? जो वर्षों से जिनका शोषण हो रहा था वहां पर, उनका शारीरिक शोषण हो रहा था, उनका आर्थिक शोषण हो रहा था, आपने क्या कार्रवाई की उस पे? आप इतनी बात कर रही हैं, और आपने रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को वहां पर जिस तरीके से प्रश्रय देकर अपना वोट बैंक बढ़ाने की कवायद की है, आज न कल आपके खिलाफ जाएगा और आपको भारतवर्ष के हिंदुओं के पास इसका जवाब देना। आलोक जी, लोकतंत्र में एक ही जवाब होता है, वो है चुनाव की जो वोट होती है ना, वोट की ताकत होती है। तो जिस संदेश खाली की आप बात कर रहे हैं लोकसभा में, उसी संदेश खाली को तृणमूल कांग्रेस ने जीता है। बशीरहाट के संदेश खाली की जो आप बात कर रहे हैं, चुनाव जीत गए तो सब ठीक है। हमने वहां के सांसद जो है तृणमूल कांग्रेस के हैं, ये प्रमाण करता है कि आपकी झूठी जो है वो चाल थी, जो भाजपा की अपोजिशन की जो है। आपका कहना सही है, आपने उनको चुनाव के लिए अपना वोटर बना लिया है, और वोटर बना के आप चुनाव जीत रही है, उसी को आप सही ठहरा रही है। मैं मानता हूँ आपकी बात। सुरक्षित है यूपी में, मैं वो प्रमाण तो उतना मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि पूरे देश में जो है महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, इस बात को मैं कह सकती हूँ। लेकिन अगर बंगाल की बात करें तो कंपैरेटिवली अगर हम तुलना करें तो बंगाल में कुछ हद तक महिलाएं जरूर सुरक्षित है। इसके प्रमाण मैं जरूर दे सकूंगी, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। आप भी इसी देश में रहती हैं सोफिया जी, आप भी इसी देश में रहती हैं। जी जी, आप भी, हाजी साहब क्या कहना चाह रहे हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ पूजा जी, देखिए अभी हमारे आलोक वर्षी ने एक बात कही थी, इन्होंने कहा था कि जो भारत के अंदर आए हुए हैं उनको डिपोर्ट कर देंगे। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ बड़े विनम्रता के साथ कि पाकिस्तान से एक महिला आई है नेपाल के रास्ते, अनलीगल तरीके से भारत के अंदर आई है, उसको कभी ये डिपोर्ट करने वाले हैं। तो देखिए उसको भी तो इनको भेजना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने आज तक ये आंकड़ा नहीं बताया। अभी मैंने पूछा 2014 से 2024 के बीच में कितने रोहिंग्या भारत के अंदर आए, अभी तक ये बता नहीं पाए। और दिल्ली के अंदर अभी आप देख रहे होंगे कि रोहिंग्या की बार बार ये बात करते हैं कि बांग्लादेश से रोहिंग्या यहाँ पर आए हैं, इस तरीके की बात करते हैं। तो जबकि केंद्र सरकार दिल्ली के अंदर मौजूद है, और देखिए सत्ता भी दिल्ली से ही चल रही है पूरे भारत के अंदर। तो फिर जब रोहिंग्या दिल्ली के अंदर आए तो बड़े सोचने वाली बात है कि दिल्ली के अंदर जब हमारे अपने राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है, तो रोहिंग्या आए कैसे, उनको लाने वाला कौन है? तो अब हमारे जो आलोक भाई ने एक सवाल निशान उठाया हमारे देश की सुरक्षा पर। उन्होंने कहा कि हाँ देखिए बांग्लादेश के अंदर जो आए थे, बंगाल में जो आए बांग्लादेश से, इस तरीके की बात करी इन्होंने हमारे कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों पे सवाल है। जहां तक मेरा पत्रकारिता का अनुभव है, मुझे इस लाइन में जो है 24-25 साल हो गए, जहां तक मैं जानती हूँ रोहिंग्या कोई आजकल में नहीं आए हैं। ये तब यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं थी देश के अंदर। ये 2005 की बात कर ले, 2003 की बात कर ले, 4 की बात कर ले, ये तब के मामले हैं। जी रमनीश जी क्या कहेंगे आप? मैं पूजा जी कहना चाहूंगा कि देखिए आज रोहिंग्या और खास करके बांग्लादेशी घुसपैठियों की हम चर्चा भी कर रहे हैं, तो इसका श्रेय जाता है मोदी जी को। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 2014 से पहले उनको घुसपैठिए को यहाँ पे पुष्पित, पल्लवित और प्रश्रय दिया जाता था। मैं आपको बंगाल की घटना बता देता हूं। बंगाल में अभी मैं हाल में जब गया था तो वहां पे जो हमारे ड्राइवर सहयोगी जो थे, उनका कहना था कि 2-2 हजार रुपया लेकर के यहाँ पे उनका वोटर आईडी कार्ड बनाया जाता है, राशन कार्ड बनाया जाता है, उनको फिर आवास की भी सुविधा दी जाती है, दिया जाता है, खाने के लिए सारी सुविधाएं दी जाती है। तो ऐसे लोग ही आज यदि बांग्लादेशी घुसपैठी के ऊपर रोहिंग्या मुसलमानों पर डंडा यदि चलाते हैं योगी जी, सब के सब देखिए कान खड़े हो जाते हैं। आज मोदी सरकार इसके ऊपर डंडा चलाती है। आप जी आप जो बात कह रहे हैं वही बता रही हूँ कि वो दिन भी मुझे याद है जब यासिर मलिक और मनमोहन सिंह की जो तस्वीर है वो भी वायरल हुई थी। तो खड़े हो जाते हैं। जी जी, तो यही लोग प्रश्रय देते हैं, यही सारे लोग जो प्रश्रय देते हैं। आपने सवाल उठाया ना कि कौन है जी, रोहिंग्या के अंदर, रोहिंग्याओं को जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली पानी मुहैया कराया जा रहा है। जब वहां पर काटने के लिए पुलिस पहुंचती है तो उनको कहा जाता है कि यहाँ पर रह रहे तो बिजली पानी देना हमारा अधिकार है। फिलहाल चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।